गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में अब हम एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे जो टॉपिक होगा ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, जिस टॉपिक के अंदर हमारे 5 चैप्टर आते हैं, यानी कि मोस्टली हिस्सा हमारे सिलेबस का ज्योमेट्री ही कवर करती है। और उस टॉपिक में एक दिक्कत और है प्यारे बच्चों, उस टॉपिक में हमें समझना ज़्यादा होता है, हम रट नहीं सकते चीज़ों को। अगर आप इस टॉपिक में समझोगे नहीं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो उसी टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपसे नाम बोला प्यारे बच्चों ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है, तभी आप इन सभी चैप्टर को आपस में लिंक कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री बच्चों दो ग्रीक वर्ड से बनी है, एक होता है जियो और दूसरा होता है मेट्रोन। जियो का मतलब होता है प्यारे बच्चों अर्थ, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो मेजरमेंट हमें करनी पड़े मैथमेटिक्स के, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्री। अब कहोगे अर्थ से रिलेटेड मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है बच्चों, तो अगर बात की जाए पुराने समय में बच्चों, जब हमारे पास इतने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तो क्या होता था, जो किसानों की ज़मीन थी जो नदियों के आसपास होती थी, तो अगर बाढ़ आ जाती थी तो जो उनकी बाउंड्रीज थी वो ढह जाती थी, और फिर ये पहचान कर पाना मुश्किल हो पाता था कि किसकी ज़मीन कौन सी है। ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ज्योमेट्री का इंड्यूस हुआ, और उस ज्योमेट्री के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, जितनी भी चीज़ें आपने सभी पढ़ी वो ज्योमेट्री का क्या है, एक हिस्सा है। और उसी ज्योमेट्री का जो इस साल हमारा टॉपिक में पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स। इस साल ज्योमेट्री का जो हमारा पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि अगर एनसीईआरटी की बात की जाए, हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है बच्चों। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6 है। समझ गए बात को बच्चों? ज्योमेट्री के अंदर हमें चीज़ों को समझ के चलना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और जितना हो उसके हर एक चीज़ का मतलब पता तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब लाइन क्या होता है, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम के बारे में ही हमें कुछ नहीं पता प्यारे बच्चों, तो चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइन क्या होती है? हमारे मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, तो लाइन भी उन्हीं में से एक है, लेकिन फिर भी हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लाइन की डेफिनेशन से पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक वर्ड क्लियर करना पड़ेगा, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? आप अगर अपने रूम की बात करोगे प्यारे बच्चों तो उसमें 3 चीज़ें होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया, एक उसकी लेंथ होती है, एक उसकी विड्थ होती है, और एक उसकी क्या होती है, हाइट। ये उस रूम की 3 क्या होती है, डायमेंशंस होती है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों स्क्वायर की बात करोगे तो उसमें 2 डायमेंशंस होती है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। अब लाइन में कितनी डायमेंशन होती है प्यारे बच्चों? एक। तो लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसके अंदर कोई विड्थ नहीं होती, मतलब कोई मोटाई नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन होती है, वो है क्या? लेंथ। समझ पा रहे हो बच्चों? और लेंथ के कुछ हिस्से हैं हमारे लाइन के, तो लाइन आपको पता है इस तरीके से है, अगर मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट मान लूँ और इसे बी पॉइंट मान लूँ, तो लाइन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? और दूसरी बात ये कि आपको पता है लाइन को हम इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी लाइन का अगर मैं कोई पोर्शन ले लूँ, 2 फिक्स पॉइंट, मान लो ये 2 फिक्स पॉइंट ले लिए मैंने पी और क्यू, तो इसे हम प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। समझ पा रहे बच्चों? ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है जिसको हम लिखेंगे पी क्यू ऐसे। ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट का एक ऐसा पोर्शन ले लो जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है और एक साइड क्या है, एरो, मतलब ये तो फिक्स है जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, एक साइड एरो, यानी कि इस साइड से मैं इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इधर से फिक्स पॉइंट है तो इसे पी मान लिया, इसे क्यू, तो ये हमारी रे होगी प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। समझ गए? वैसे तो इन तीनों की अलग अलग नोटेशंस है प्यारे बच्चों, लेकिन तीनों के तीनों को हम कुछ
एक ही नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू, यानी कि लाइन पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू और रे पी क्यू अलग अलग रिप्रेजेंट करने की इनको ज़रूरत नहीं है। किसी लाइन को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये लाइन है तो मैं इसको कह सकता हूँ ये लाइन एल है या लाइन एम है या एन है या जो भी है, ये भी इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत परेशानी? ये तो होगी एक सिंगल लाइन के बारे में। अब अगर हम पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, किसके बाद में? पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन की बात करें हम। अब बच्चों एक से ज़्यादा लाइन है तो मान लो हमने 2 लाइन ले ली। अब 2 लाइन में प्यारे बच्चों 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। क्या है वो 2 पॉसिबिलिटी? या तो दोनों की दोनों लाइन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, और अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर वो लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों? पैरेलल। पैरेलल ऐसी लाइन होती हैं बच्चों जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इन लाइन को मैं चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, ये दोनों की दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? फिर आता है किसी भी 2 लाइन को, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, किसी भी 2 लाइन को प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो। मान लो ये एल लाइन है और ये क्या है? एम, ठीक है। मैंने कहा था इनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पी और ये क्यू, ठीक है। ये 2 लाइन है, इसको कोई भी तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई तीसरी लाइन प्यारे बच्चों जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्सल। एक ऐसी लाइन जो किसी भी 2 लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांसवर्सल कहेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लाइन के बारे में क्लियर हुआ क्या होता है। चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों एंगल के ऊपर। तो हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन बच्चों, हम 2 रे ले लें, एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इसी से हमने 2 रे इनिशिएट कर दी, और रे इन रेज से जो फिगर बनी ना बच्चों, उसी फिगर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? एक फिक्स पॉइंट से मैंने 2 एरो ले ली, इस फिक्स पॉइंट कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स। और ये जो 2 साइड हैं इनको हम आर्म कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? आर्म ऑफ एंगल। या फिर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, मान लो मैंने ये कोई एक रे ले ली। क्या ले ली? रे, ठीक है। इस तरीके से इस रे का ये एक फिक्स पॉइंट है, इस तरफ एरो हेड है, ठीक है। इस रे को मैं रोटेट करूँ और रोटेट करने के बाद जो फिगर मिलेगी मुझे, उस फिगर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत? टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल प्यारे बच्चों ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे एंगल प्यारे बच्चों, मान लो ये एंगल हमारा, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, या फिर इस एंगल को हम एक्स कह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एंगल प्यारे बच्चों जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, चाहे वो 45, 60, 89, 77, 35, 20, कितने 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल है, वो हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक्यूट एंगल कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों राइट एंगल, ठीक है। क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल बच्चों ऐसा एंगल होता है जो एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का एग्जैक्ट। अगर मान लो मैं एंगल x कह दूं और इस x को अगर हम 90 डिग्री ले लें, एग्जैक्ट 90 बच्चों, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, तो ऐसे एंगल कितने डिग्री, कौन सा होता है प्यारे बच्चों? राइट एंगल होता है। उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। तीसरा बच्चों होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होते हैं बच्चों जो 90 से तो बड़े होते हैं, ठीक है। किससे? 90 से बड़े। मान लो ये एंगल x है प्यारे बच्चों,
तो ये एंगल हमारा 90 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा। यानी कि अगर मैं कहूँ 90 और 180 के बीच का कोई भी एंगल, उस एंगल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा। अब कोई भी एंगल ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल हमने ले लिया बच्चों 93 डिग्री का एंगल, ठीक है, 179 डिग्री का एंगल, ठीक है, 100 डिग्री का एंगल, ये सब ऑब्ट्यूज के एग्जाम्पल है। एक्यूट के देना चाहो 15 डिग्री का एंगल, 89 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री का एंगल, 25 डिग्री का एंगल। हर वो एंगल जो 90 से छोटा है वो एक्यूट की कैटेगरी में आता है, जो 90 के बराबर है वो राइट एंगल होता है, जो 90 से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। फिर आता है प्यारे बच्चों स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल प्यारे बच्चों जो 180 डिग्री का होता है। ये कैसे बनता है, देखो ध्यान से। मान लो ये रे है, मैंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या समझा, इसको रोटेट, तो रोटेट करके मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया और ये इधर आ गई। समझ पा रहे हो बच्चों, तो ये जो एंगल बनेगा इस सीधी लाइन के ऊपर, ये एंगल, ये पूरा 180 डिग्री का होगा और इसी 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी कि ये रे थी, इसको मैंने रोटेट किया, रोटेट करते 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 इस तरीके से लिया है। बिल्कुल समझ गए बात को कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। बच्चों समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। 5 बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है बच्चों, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो एक्यूट एंगल है। बच्चों मैं आपको ये एंगल मेजर नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर करोगे तो ये आपका एक्यूट ही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप यहाँ से ये एंगल मेजर करो, ये पूरा का पूरा, तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। समझ गए। और अगर मान लो ये x डिग्री का है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो x होगा जो भी हमेशा वो 180 से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल किसकी कैटेगरी में आता है, रिफ्लेक्स की कैटेगरी में आता है। लास्ट एंड फाइनल प्यारे बच्चों यहाँ करा देता हूँ, 6th, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है बच्चों, ये रे है मान लो, ठीक है, और आपने इसको रोटेट करना शुरू किया, रोटेट करते 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 वापस यहाँ पे आ गए। ये जो पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा प्यारे बच्चों वो 360 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 360। मान लो ये घड़ी की सुई है ऐसे कुछ, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हुआ, रोटेट हुई रोटेट हुई रोटेट हुई, रोटेट होकर वापस इसी पोजीशन पे आ गई। और जब ये इस पोजीशन पे आई तो जो पूरा का पूरा ये एंगल बन गया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, 360। यानी कि मैं यहाँ से लेकर, ठीक है, ये देखो मैंने एरो लगा रखी है, एरो लगाने का मतलब मैंने यहाँ से मेजर करना शुरू किया और वापस जब मैं यहाँ आया तो ये जो कंप्लीट एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 360 डिग्री का बना। समझ पा रहे हो बच्चों। तो इस टाइप में अभी हमने सीखा कि एंगल क्या होता है। एंगल की 2 डेफिनेशन है, आप या तो ये कह सकते हो 2 रे, मान लो एक रे ये रे, एक रे ये रे, इनके बीच का ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, एंगल। दूसरी डेफिनेशन, मान लो ये रे है, आप इसको इतना रोटेट करो और रोटेट करने के बाद जो फिगर आपको मिले वो फिगर आपकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, एंगल। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल। वो एंगल प्यारे बच्चों जो 90 से छोटा होता है वो एक्यूट होता है, जो 90 के बराबर होता है वो राइट एंगल होता है, जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जो 180 के बराबर होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और जब भी कोई रे इतना कंप्लीट रोटेशन पूरा कर ले, रोटेशन पूरा करने के बाद जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। समझ पा रहे हो बच्चों। एक छोटी सी बात यहाँ और सीख लो, अभी मैंने सीखा है कंप्लीट रोटेशन 360 का है, तो यहाँ पे भी बात करें तो कंप्लीट रोटेशन 360 का है। और अगर ये बाहर वाला एंगल x है तो प्यारे बच्चों ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस एक्स
होगा या नहीं होगा, या अंदर वाला एंगल x होगा तो बाहर वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस x। यानी कि जब भी आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसे 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ पा रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। पेयर ऑफ एंगल, यानी कि अब हम दो एंगल की बात करेंगे। पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब दो। तो जब पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ आएगी हमारी, सबसे पहली चीज़ आएगी एडजेसेंट एंगल। क्या आएगा बच्चों, एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ध्यान से समझना, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, एडजेसेंट एंगल। ऐसे दो एंगल बच्चों, अगर हम किसी एंगल की बात करें, ठीक है, जैसे कि हमने ये एंगल बनाया था, अगर आपको याद हो, तो ये जो दो साइड होती हैं इनको हम एंगल की आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल की आर्म, ठीक है, या साइड भी कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है। ये जो दो रे हैं इनको हम साइड कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं प्यारे बच्चों जिनकी एक आर्म या एक साइड क्या होती है, कॉमन। मतलब आपने ये एंगल बनाया और एक ये एंगल, अगर प्यारे बच्चों मैं इस एंगल x और इस एंगल y की बात करूं, एंगल x की बात करूं बच्चों तो इसकी ये दो साइड है, और एंगल y की बात करूं तो इसकी ये दो साइड है। तो ये जो बीच वाली साइड है प्यारे बच्चों, ये वाली साइड दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनकी एक साइड कॉमन हो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात? ऐसे दो एंगल जिसकी कोई भी एक साइड कॉमन होगी, ऐसे दो एंगल को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात? पेयर, पेयर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दो एंगल की बात हो रही है, दो एंगल, दो एंगल, ऐसे दो एंगल प्यारे बच्चों जिनकी कोई भी एक साइड कॉमन होगी, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, ऐसे कोई भी दो एंगल, ठीक है, ऐसे कोई भी दो एंगल, जैसे मान लो ये एंगल x और ये एंगल y है, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तीसरा पोर्शन, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे दो एंगल, सपोज करो ये, ठीक है, ये x हो गया और ये y, तो ऐसे कोई भी दो एंगल प्यारे बच्चों जिन दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों, कोई दिक्कत? फिर फोर्थ, ऐसे अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, ऐसी दो लाइनें जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। और इन इंटरसेक्टिंग लाइन में प्यारे बच्चों ये जो दो एंगल बन रहे हैं, मान लो ये x मान लिया और ये y, ये जो x और y है इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ये जो आमने सामने एंगल बनेंगे, या मान लो ये मान लिया u और ये एंगल मान लिया v, तो x एंड y एंड u एंड v कौन से एंगल कहलाएंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? चले आगे देखते हैं बच्चों। मान लो ये कोई भी दो पैरेलल लाइन है आपकी, एक लाइन को आपने L नाम दे दिया, दूसरी लाइन को आपने M, और ये कोई तीसरी लाइन है जिसको आप ट्रांसवर्सल कह रहे हो। क्या कह रहे हो, ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, मैं उनकी नेमिंग कर देता हूँ। जैसे ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ये वाला एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, और ये वाला एंगल कौन सा बन गया, 8। समझ गए बच्चों बात को, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आप समझोगे यहाँ पे इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। वो इंटीरियर एंगल मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बने हैं ये हमारे कौन से कैटेगरी में आएंगे, इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर एंगल बन रहे हैं वो एक्सटीरियर, मतलब ये एंगल 3, 4, 6 और 5 इनको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। 1, 2, 7 और 8 इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब आते हैं बच्चों इसमें सबसे पहला पॉइंट, ठीक है,
कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं वो समझना है हमें, ठीक है। ये हमारी ट्रांसवर्सल है बच्चों। इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ, ठीक है, मान लो ये ट्रांसवर्सल है, इसके या तो इधर लेंगे या इधर। इधर एक एंगल इंटीरियर में लेना है, एक एंगल एक्सटीरियर में लेना है। एक एंगल इंटीरियर में और एक एंगल एक्सटीरियर में। जैसे मान लो आपने ये एंगल इंटीरियर में लिया तो ये एक्सटीरियर। तो ये जो एंगल 2 और 5 है, इनका जो पेयर है वो हमारा क्या कहलाएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 8 का जो पेयर है, एंगल 3 और एंगल 8 का जो पेयर है, ये भी कोरस्पोंडिंग कहलाएगा। इधर अगर आप बात करो एंगल 6 और एंगल 1, एंगल 6 एंड एंगल 1 का जो पेयर है वो भी कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। एंगल 4 और एंगल 7 का जो पेयर है प्यारे बच्चों, वो भी क्या कहलाएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ध्यान रहे बच्चों, ट्रांसवर्सल के एक तरफ एक एंगल अगर आपने इंटीरियर ले लिया तो दूसरा क्या लेना है? एक्सटीरियर। तो एंगल 5 और 2, एंगल 3 और 8, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 1 और 6, ये सब कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों बी पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से पेयर को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में रखते हैं? अब देखो, ट्रांसवर्स इंटीरियर मतलब ये 4 एंगल है, पहली बात मैं बता चुका हूँ। अल्टरनेट मतलब अपोजिट, यानी कि अगर एक एंगल 4 है तो दूसरा ये एंगल 5। तो जो एंगल 4 और एंगल 5 का पेयर है इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, एंगल 4 और एंगल 5। या एंगल 3 और 6 का जो पेयर है इसको भी हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7। समझ गए बात को? कोई दिक्कत बच्चों? फिर आता है को इंटीरियर एंगल। कौन से बच्चों? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन से पेयर को कहते हैं? इंटीरियर मतलब अंदर तो है, को मतलब सेम साइड, या तो ट्रांसवर्सल के दोनों इस तरफ होंगे या दोनों इस तरफ। यानी कि 3 और 5 को हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, 4 और 6 को। तो एंगल जो 3 और एंगल 5 का पेयर है ये भी को इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में आएगा। और एंगल 4 एंड एंगल 6 का जो पेयर है वो किसके एंगल की कैटेगरी में आएगा? को इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड यूज होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो डैट मीन्स आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए कि कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल के लिए मैंने बताया ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एक एंगल अगर आप अंदर ले रहे हो तो एक एंगल एक्सटीरियर, यानी कि 5 और 2, 8 और 3, 7 और 4, 6 और 1, ये जो जितने भी पेयर मैंने बताए इन सभी पेयर को हम क्या कहते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है बच्चों। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये 4 एंगल, इनमें से आपको जो दो दो का पेयर लेना है वो पेयर कैसे लेना है? एक इधर ले रहे हो तो एक इधर अपोजिट। तो एंगल 4 और 5 का जो पेयर है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 6 और 3 का जो पेयर है वो भी किसका है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आता को इंटीरियर एंगल, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, जैसे 3 और 5, 4 और 6, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। पूरी की पूरी ज्योमेट्री का फाउंडेशन होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ाया प्यारे बच्चों पार्ट 1 में उसे अच्छे से पढ़ना। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लाइंस और एंगल्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरम और एग्जाम्स हैं वो क्या होती है, ठीक है, और उनके प्रूफ क्या होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का फाउंडेशन होता है ये। अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से सीखनी है प्यारे बच्चों तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और जितने भी थ्योरम्स हैं वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जितनी ज़्यादा थ्योरम याद होंगी आपको उतना ही ज्योमेट्री में आपको कम दिक्कत आएगी, ठीक है बच्चों। थैंक